बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम सेल साइकिल और माइटोसिस का कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मियोसिस के बारे में। लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे कि मियोसिस कहाँ पे होता है और माइटोसिस कहाँ पे होता है। ये मैंने लिया है एक ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने लिया एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को अगर हम देखें तो ये जो गोल गोल मैंने बनाए हैं दायरे की क्या है, ये सेल है। इसकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये सेल, इसमें जितने क्रोमोसोम हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, हर एक स्पीशी में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें 46 उनकी बॉडी में जो सेल होते हैं उसके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। यानी जितने ये सेल हैं उसे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इसके अलावा इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक कुछ स्पेशलाइज्ड सेल भी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम, जैसे कि अगर ये मेल है तो स्पर्म कहाँ पे बनते हैं, इसके टेस्टिस में बनते हैं। अगर ये फीमेल है तो ओवम कहाँ पे बनता है, इसकी ओवरी में बनेगा। अब ओवम और स्पर्म वो कैसे बनते हैं, किस डिवीजन के थ्रू बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे मियोसिस में। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सेल जो है उसकी रिडक्शन होती है, क्रोमोसोम नंबर ओवम और स्पर्म में हाफ रह जाते हैं। यहाँ पे अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, सेल बाकी बॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है। जैसे कि हमारे स्किन के सेल हैं, स्किन हमारी ऊपर की जो स्किन है, एपिडर्मिस है, वो शेड होती रहती है और नए सेल बनते रहते हैं। तो वो जो नए सेल बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। लेकिन जो हमारे जर्म सेल हैं, जैसे कि फीमेल में ओवम बनता है और मेल में स्पर्म बनता है, वो मियोसिस के थ्रू बनता है। ऐसे ही अगर हम प्लांट की बात करें, ये मैंने लिया है एक फ्लावर, कोई सा भी हमने एक फ्लावर लिया है। ये इसकी पूरी बॉडी है, इस फ्लावर के पत्ते और ये स्टेम, फ्लावर, ये सब कुछ 2n है, यानी इसकी बॉडी डिप्लॉयड है। अब हम सपोज करते हैं कि इस प्लांट के जो सेल है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, यानी ये हमने लिया इसका एक सेल, इसके न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम हैं। अब ये इसकी पूरी बॉडी यानी पत्ते, फ्लावर, ये सारे जो हमें नज़र आते हैं, जड़ें, ये जिन सेल से मिलकर बने हैं वो कितने हैं, उनमें हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें फ्लावर की, क्योंकि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो यहाँ पे अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में ऐसे 2 स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, जो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग एंड पोलन ग्रेन। ये है मेल, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोलते हैं, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम ओवरी बोलते हैं। अब देखते हैं सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं वो अब हम देखते हैं। सेल साइकिल में 2 फेज हैं, एक है एंटर फेज और एक है एम फेज। एंटर फेज में सेल जब डिवाइड करता है तो वो अपने अंदर चीज़ें जमा कर लेता है। उस सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स ने रिप्लिकेट करना होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर ने यानी डीएनए कंटेंट ने डबल करना होता है। ये सारी चीज़ें एंटर फेज में होंगी, ये जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं। और बाकी जो न्यूक्लियस के अंदर यानी
जो क्रोमोसोम नंबर ने रिड्यूस करना है या क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, ये सारा एम फेज में होगा। अब एंटर फेज को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, एक है G1, एक है S और एक है G2। अब सेल ने खुद को तैयार करना है क्योंकि उसने 2 और सेल बनाने हैं या 4 और सेल बनाने हैं। हम अगर बात करते हैं माइटोसिस की तो एक सेल ने 2 सेल बनाने होते हैं। हम अगर बात करते हैं मियोसिस की तो एक सेल ने 4 सेल बनाने होते हैं। अब इन चारों सेल को वो बराबर का हिस्सा देगा या 2 सेल को बराबर का हिस्सा देगा। तो इंटरफेस में क्या होता है, G1 में जो इंटरफेस का G1 फेस है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी सेल अपने अंदर बहुत सारा प्रोटीन जमा कर लेता है। इसके अलावा जो G1 फेस है इसका सेल साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सेल को स्पेस चाहिए होता है, तो वो सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो भी रेप्लिकेट कर जाती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीज़ें जो है रेप्लिकेट कर जाती हैं। फिर आता है एस फेज। ये मैंने बनाया है एक पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह एक सेल एक फेज से दूसरे फेज में जाता है और क्या गेन करता है। अब अगर हम बात करें इंटरफेज में इस फेज की, तो इस फेज में ये हमने जो पाई चार्ट बनाया है, पाई चार्ट में जो इस फेज है इसमें सेल अब G1 से जंप कर गया है इस फेज में। इस फेज में इसने द अमाउंट ऑफ DNA डबल, यहाँ पे इस फेज में इसने अमाउंट ऑफ DNA डबल किया है। इसके अलावा एक ऑर्गेनेल है जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, वो भी डबल कर दिया है, ठीक है, इस फेज में। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें सेंट्रियोल नहीं है, अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें सेंट्रियोल होगा। अब यहाँ से ये मूव करेगा, ये सेल जो है G2 फेज में जाएगा। अब G2 फेज में अब G2 फेज तक जब ये सेल आया है तो इसने क्या किया, G1 फेज में ऑर्गेनेल्स डबल की, प्रोटीन सिंथेसिस किया, सेल साइज इंक्रीज किया। इसके साथ जब ये इस फेज में आया तो इसने अमाउंट ऑफ DNA को डबल किया। क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुए, अमाउंट ऑफ DNA डबल हुआ है इस फेज में, और सेंट्रियोल डबल हुए हैं अगर एनिमल सेल की बात करते हैं। तो यहाँ से सेल आया G2 में। G2 में 2 ऑर्गेनेल्स और हैं जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो रेप्लिकेट करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस और होगा। फिर यहाँ से सेल जो है, सेल ने सब कुछ जमा कर लिया है, अब डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ से सेल जाएगा एम फेज में। एम फेज में हमें पता है कि एम फेज में दो प्रोसेस होते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस अगर हम यानी सोमेटिक सेल में कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी अगर ये प्लांट है इसके पत्तों के सेल में डिवीजन हो रहा है, या ये अगर ह्यूमन बीइंग है इसके और बॉडी के जो सेल हैं उसमें डिवीजन हो रहा है, तो वो सोमेटिक सेल है और सोमेटिक सेल में माइटोसिस होगा। अगर जर्म सेल में हो रहा है, यानी ये एक फ्लावर है, फ्लावर के एंतर में यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंतर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी ओवरी में, वहाँ पे सेल ने डिवाइड करना है तो वहाँ पे मियोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है जो 2 है। फॉर एग्जांपल ये इस फ्लावर का हमने लिया है कि 2 क्रोमोसोम है इसके हर एक सेल में। अब हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम है तो इसने क्या करना है, डिवाइड करके ये रिड्यूस करेगा अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को थ्रू मियासिस। अब ये समझते हैं कि कैसे होता है मियोसिस का प्रोसेस, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे जो इस फेज है, इस फेज में जो सेल होता है यानी इंटरफेज में जब सेल होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। क्रोमेटिन क्या है, एक डीएनए होता है और वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा होता है और एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। इंटरफेज में क्रोमोसोम ठीक से नज़र नहीं आते, वो कंडेंस फॉर्म में नहीं होते, वो क्रोमेटिन की सूरत में होते हैं। और जब ये इस फेज यानी G1 से इस फेज में आता है तो इस फेज में यहाँ पे एक क्रोमेटिन है, उसके साथ डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाती है, यानी डीएनए का एक दूसरा पार्ट बन जाता है।
ऐसे सेम इसी तरह। तो यहाँ पे इसकी रिप्लिकेशन होगी, यानी अगर 2 ग्राम डीएनए है, यहाँ पे 4 ग्राम डीएनए बनेगा इस फेज में। और जो प्रॉपर हमें क्रोमोसोम नज़र आएंगे इस स्ट्रक्चर में, वो हमें कहाँ पे नज़र आते हैं, वो मेटाफेज या प्रोफेज में आते हैं हमें नज़र। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसने अपना अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर दिया है और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए सिंगल है, यानी ये 2 ग्राम का डीएनए रखता है और ये 4 ग्राम का डीएनए रखता है, लेकिन है ये भी एक क्रोमोसोम और ये भी एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम जब गिनते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो हम इनके सेंट्रोमियर से हम इनको काउंट करते हैं। जितने सेंट्रोमियर होते हैं उससे हम काउंट करते हैं कि ये इतने क्रोमोसोम हैं। अब देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। सेल कंप्लीटली तैयार हो गया है डिवीजन के लिए। अब कैरियोकाइनेसिस पे जाते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में मियोसिस जो हम पढ़ रहे हैं, यानी जर्म सेल को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है। अब ये हमने लिया मियोसिस का प्रोसेस, क्योंकि हम आज मियोसिस पढ़ने वाले हैं। मियोसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 फेज में, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2, यानी एक सेल में ये दोनों डिवीजन होंगी और एक सेल से 4 सेल बनेंगे। मियोसिस 1 में एक सेल से, यानी ये एक सेल है, मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल बनेंगे। फिर मियोसिस 1 से मियोसिस 2 होगा तो हर एक जो दो सेल हैं उनसे 4 सेल बनेंगे। मियोसिस में 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, यानी हाफ रह जाते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम हैं, तो वो 46 से रिड्यूस होके कितने बन जाएंगे एग में या स्पर्म में, 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि एग और स्पर्म में फिर मिलना होता है, वो जायगोट बनाते हैं, तो जायगोट दोबारा से 2n हो जाता है, यानी 46 क्रोमोसोम का हो जाता है। और इसी तरह जायगोट माइटोसिस कर करके पूरे ह्यूमन बॉडी को बना लेता है। अब हम यहाँ पे फ्लावर की बात करते हैं कि हमने एक फ्लावर की एग्जांपल ली है। ये सेल हमने लिया कहाँ से, ये इस फ्लावर से हमने सेल लिया, इस एंथर से, इस एंथर को उठा लेते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमने उठाया एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम एंथर बोलते हैं। ये सारा जो है ये सेल से मिलकर बना हुआ है। इसमें से एक सेल हमने उठाया, ये एक सेल उठाया, उसे जूम किया। अब मियोसिस 1 में 4 फेज होंगी, यानी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसी तरह मियोसिस 2 में भी ये 4 फेजें होगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। लेकिन मियोसिस 1 जो है उसका प्रोफेज 1 बहुत लेंथी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी ड्रामा होता है, जो भी ये सारे स्टेप होते हैं, वो असल में रिकम्बिनेशन के लिए होते हैं, ताकि जीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो क्रोमोसोम में है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे के साथ। और इसी वजह से, यानी रिकम्बिनेशन की वजह से एक माँ बाप के बच्चे जो होते हैं, वो जो बहन भाई होते हैं वो बिल्कुल सेम नज़र नहीं आते, बल्कि बहन भाई भी एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। वो किस वजह से, रिकम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि प्रोफेज में रिकम्बिनेशन हो जाती हैं क्रोमोसोम में। तो फर्स्ट प्रोफेज 1 में फर्स्ट स्टेज जो है उसे हम लेप्टोटीन स्टेज बोलते हैं। लेप्टोटीन स्टेज में हमने ये एंथर से एक सेल उठाया और ये एंथर, ये फ्लावर हमने लिया था कि इसमें कितने क्रोमोसोम हैं। इसके सेल में हमने कहा था कि इसके सेल में 2 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, यानी 2 क्रोमोसोम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हमने बनाया इसके अंदर 2 क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन बीइंग के सेल को ले तो ह्यूमन बीइंग के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है, टाइम भी कंज्यूम होगा और हमारी एनर्जी भी। तो इस वजह से मैंने एक एग्जांपल दी, एक फ्लावर की, कोई सा भी हमने एक फ्लावर लिया या एक प्लांट लिया, उसके सेल को उठाया, जो उसमें हमने सपोज किया कि 2 क्रोमोसोम है, उसकी बॉडी 2 क्रोमोसोम के सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये जो सारे सेल हैं, इन सारे सेल में 2 क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है।
अब लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में ये क्रोमोसोम थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं, लिपट जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेप्टोटीन स्टेज में इतना ही होता है। बाकी जो ऑर्गेनेलिस जो है वो तो बन गई है एस फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में, और यहाँ पे ये थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम। अब जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज पे अगर हम आए तो जाइगोटीन स्टेज में यही सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसमें जो क्रोमोसोम हैं वैसे एक साथ आ जाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम हैं, ये करीब करीब आ जाते हैं और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स। ये जो ब्लैक मैंने बनाए हैं इनके दो क्रोमोसोम के दरमियान, ये है साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स। ये दो क्रोमोसोम को पास ले आता है और ऐसे जोड़ देता है। और ये क्रोमोसोम कितने हैं, ये क्रोमोसोम 2 हैं, क्योंकि इसमें दो सेंट्रोमियर हैं। इन क्रोमोसोम को अब जो पास आ गए हैं, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बना लिया है, इन क्रोमोसोम को बायवेलेंट बोलते हैं, बायवेलेंट। अब चूंकि इसके अगर हम जो क्रोमेटिड हैं वो गिन ले, 1 2 3 4 क्रोमेटिड हैं। कैसे, ये एक क्रोमोसोम है जिसने अमाउंट ऑफ डीएनए डबल किया हुआ है, और ये भी एक क्रोमोसोम है जिसने अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें सिंगल है। तो ये क्रोमोसोम जो है, इसकी इस स्ट्रक्चर को, ये जो एक बाजू होता है इसका, ये वाला साइड, इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड, और ये वाला बाजू भी क्रोमेटिड कहलाता है। तो ये आपस में कितने बाजू एक क्रोमोसोम के बन गए हैं, 1 2, यानी 2 क्रोमेटिड बन गए हैं, और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। दे आर सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। अगर हम बात करें 2 क्रोमोसोम की, यानी ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए वाला क्रोमोसोम है, और ये भी डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए वाला क्रोमोसोम है। तो इसका ये क्रोमेटिड और इसका ये क्रोमेटिड, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम है उनके क्रोमेटिड की बात करें तो वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और अगर 2 क्रोमोसोम है उनके क्रोमेटिड की हम बात करें तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे बायवेलेंट हो गया, और ये कितने क्रोमेटिड बन गए, 1 2 3 4, और इसको टेट्राड भी बोलते हैं, टेट्राड। साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स की प्रोसेस को साइनेप्स बोला जाता है, साइनेप्स। अब एक वर्ड हम और भी बोलते हैं बायो में, जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स और साइनेपिस को आप लोगों ने कंबाइन नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। साइनेपिस SYNAPIS जो है वो हम यहाँ पे मियोसिस में जो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं, और साइनेपिस जो है वो हम तब बोलते हैं जैसे कि 2 न्यूरॉन्स जब एक साथ आ जाते हैं और इनके दरमियान में ये जो जगह होती हैं, नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में ये जो जगह होती हैं इसको साइनेप्स SYNAPSE बोलते हैं। ठीक है, अब ज़ाइगोटीन में क्या हुआ, बायवेलेंट यानी टेट्राड बने, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बना, साइनेप्स हुआ। अब पेचाइटिन में क्या होता है, पेचाइटिन में, अब ये अगर यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, पेचाइटिन में ये ही सेल हैं, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब ये क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे पे पैर चढ़ा देते हैं, जैसे कि ये पैर इसने इस पे रख दिया है, और यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स भी होता है, और ये पैच हो गए हैं यहाँ पे, यानी ऐसे हो गए हैं, ऐसे इनके होते और ऐसे, अब ऐसे हो गए हैं, पहले ऐसे थे, ऐसे, अब ऐसे हो गए हैं। तो ये इस तरह के जो पैर चढ़ा देते हैं,
ये क्या करते हैं, ये वाला क्रोमोसोम जो है इसका कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम में चला जाता है और इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को यानी पैच 18 में पैचिंग होती है और रिकम्बिनेशन होती है। रिकम्बिनेशन यानी ये दोनों क्रोमोसोम मिलके इसने कुछ पार्ट, ये इसका ये क्रोमोसोम जो है इसने ये पार्ट इसको दिया और इसने ये पार्ट कुछ पार्ट इसको दिया, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो गई। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, अगर हम बात करें डिप्लोटीन स्टेज की, तो डिप्लोटीन स्टेज में ये हम बना रहे हैं डिप्लोटीन के सेल को। अब डिप्लोटीन में यही न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम हैं। अब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से परे हटेंगे, जब दूर हटेंगे एक दूसरे से तो ये जो पेड़ इन्होंने इस तरह एक दूसरे पे चढ़ा दिए थे पैच 18 में, तो ये यहाँ से ऐसे खिसक जाएंगे। ऐसे जब दूर हटेंगे एक दूसरे से तो ऐसे खिसक जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम एक्स, यानी यहाँ पे एक्स स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो इनके पैर एक दूसरे पे अब ये जो खिसक रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कायस्मेटा बोला जाता है। कायस्मा। तो डिप्लोटीन स्टेज में कुछ नहीं होगा, कायस्मेटा बनेगा और ये जो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स हैं ये भी यहाँ से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में जो प्रोफेज का सही वाला जो प्रोफेज मेटाफेज हम माइटोसिस में हमने पढ़ा है, ये प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे सेल, अब ये जो क्रोमोसोम हैं ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डाइकाइनेसिस में डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाता है और ये क्रोमोसोम अब अलग हो गए हैं, ऐसे सेल में अलग हो गए हैं और इसके पास एक साइड पे इस क्रोमोसोम का पार्ट आया है और इस क्रोमोसोम के पास यहाँ पे इस क्रोमोसोम का पार्ट आया है। तो डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गया है और कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं, नज़र नहीं आती। जो ऑर्गेनेल्स इसने बनाई थी वो डिसअपियर हो जाती हैं। अब जो फेज़ आता है वो है मेटाफेज़। ये हमने पढ़ लिया प्रोफेज 1 में। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, अब मेटाफेज 1 में होता है, अब बच्चों जो डाइकाइनेसिस में हमारे पास सेल आया है, अब ये इस स्टेज में है। अब ये जो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया और ये क्रोमोसोम सेल में इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे जहाँ भी इसने जाना होता है। और इसके बाद अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल पोल पे चले जाएंगे, अगर ये प्लांट सेल है तो उसमें सेंट्रियोल नहीं होता। उसमें मैं पहले सेंट्रोजोम के लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि प्लांट में ऐसे अरेंजमेंट होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो साइड पे आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब मेटाफेज जब आता है, यानी ये डाइकाइनेसिस यानी प्रोफेज 1 एंड हो गया। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो गया, अब ये न्यूक्लियस हैं। अब न्यूक्लियस का जो प्लेट है यानी इक्वेटर पे ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे आके लेट जाते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, ये सेंटर में लेट जाते हैं। और ये जो अगर ये एनिमल सेल की बात हम करते हैं या यहाँ पे मैं फ्लावर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उससे स्पेंडल फाइबर्स एराइज होंगे और यहाँ पे काइनेटोकोर होता है जो सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, यहाँ से भी स्पेंडल फाइबर्स एराइज होंगे। अब मेन बात जो माइटोसिस और मियोसिस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर में ऐसे लेट गए हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर, क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर लेट गए हैं और टेट्राड की फॉर्म में, ठीक है, टेट्राड की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर लेट गए हैं। अब ये एक क्रोमोसोम जाएगा इस पोल में और ये क्रोमोसोम यहाँ आएगा इस पोल पे, ठीक है। अब ये जो माइटोसिस में होता है, माइटोसिस में हम पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम हम यहाँ पर भी लेते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम
अलग अलग ऐसे लेट जाते हैं इक्वेटर पे, और फिर यहाँ से स्पेंडल फाइबर्स अराइज होके इस पे लग के ये यहाँ सेंटर से ब्रेक डाउन हो जाता है। सेंटर से जब ब्रेक डाउन होता है तो ये इनकी क्रोमेटिड अलग होते हैं, यानी ये क्रोमेटिड इस साइड पे चला जाता है और ये क्रोमेटिड इस साइड पे आ जाता है। और ये जब क्रोमेटिड इनके जाते हैं तो हर एक क्रोमेटिड में फिर जब ये अलग से जाता है तो इसमें भी सेंट्रोमियर बनेगा और इसमें ये इसका भी सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। फिर ये अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग उस पे जाते हैं। क्रोमेटिड डिवाइड नहीं करती, यानी ये क्रोमोसोम सेंटर से डिवाइड नहीं करता। ये क्रोमोसोम, ये फुल क्रोमोसोम इस साइड पे आएगा और ये फुल क्रोमोसोम इस साइड पे आएगा मेटाफेज 1 में। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में ये दोनों क्रोमोसोम इक्वेटर पे चले जाते हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम इक्वेटर पे चले जाते हैं एनाफेज में ऐसे। और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो प्रोफेज 1 होता है उसके बरअक्स यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, यहाँ पे भी रीअपियर हो जाती है और क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे फिर इसके बाद ये टीलोफेज 1 के बाद फिर सेल यानी साइटोकाइनेसिस होता है। सेल डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म से और इस तरह हमारे पास ये 2 सेल आ जाते हैं। फिर इन 2 सेल से क्या बनता है, अब बच्चों जब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, जैसे कि ये सेल है, अब इसमें यानी टीलोफेज 1 के बाद अब 2 सेल जो बने हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर की तादाद हाफ हो गई है, यानी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम नंबर थे, अब हर 2 सेल जो बने हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर की तादाद 1 इसमें है 1 इसमें, यानी हाफ है। अब ये सेल जो हाफ हैं ये मियोसिस में जाएंगी, ये दोनों सेल। मियोसिस में प्रोफेज 2 होता है। प्रोफेज 2 में क्या होता है, ऐसे ही जो माइटोसिस में होता है, इसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डीकंडेंस हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है और जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में ये जो एक क्रोमोसोम है यानी हाफ नंबर के ऑफ क्रोमोसोम जो इस सेल में रह गए थे वो जो सेंटर है उसमें लेट जाता है और इस तरह यहाँ से स्पेंडल फाइबर्स अराइज होंगे। स्पेंडल फाइबर्स यहाँ पे अटैच होके काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं और एनाफेज में क्या होता है, ये स्पेंडल फाइबर्स शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम को दरमियान में से फाड़ देते हैं। जब फाड़ देते हैं तो यहाँ पे एक क्रोमेटिड चला जाता है और इस पोल पे दूसरा क्रोमेटिड चला जाता है। लेकिन अब ये जो पड़ जाते हैं तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्रोमेटिड नहीं है, क्रोमोसोम है, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में वही सेल फिर से प्रोफेज का बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम अलग अलग चले जाते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनेलिस है वो भी रीअपियर हो जाती हैं। इसके बाद जब टीलोफेज 2 कंप्लीट हो जाता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में ये सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और सेल अलग हो जाते हैं। इस तरह 4 सेल बनते हैं एक सेल से। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बने और अगर हम देखें तो मियोसिस में एक सेल में 2 क्रोमोसोम थे शुरू में, अब लास्ट में जो हमारे पास आए हैं 4 सेल बने हैं और हर एक सेल में एक एक क्रोमोसोम आया है, यानी हैप्लॉइड नंबर रह गए हैं। अब ये हैप्लॉइड नंबर क्या है, अगर ये एग है, फॉर एग्जांपल ये एग है, तो इसी तरह स्पर्म भी बनते हैं। यहाँ से स्पर्म आएगा और ये यहाँ से एग, और ये आपस में इनका मिलाप होगा। मिलने से क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम इसका आएगा और ये एक स्पर्म का आएगा, तो इसमें दोबारा से 2 हो जाएंगे, यानी इससे जो जाइगोट बनेगा उसमें फिर से डिप्लॉइड नंबर होंगे और ये जाइगोट डिवाइड होके माइटोसिस के थ्रू फिर से यही प्लांट बनाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।